नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास में कोविड-19 से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज का टीका लगवाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण कोविड-19 से बचाव का सुरक्षा कवच है। सभी लोग निर्धारित मापदंड और गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 से बचाव के लिए टीका अवश्य लगवाएं। जिन लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवानी है वो डोज अवश्य लगवाएं। बघेल ने कहा कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी लोग कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में 10 अप्रैल 2022 से कोरोना वायरस से बचाव के लिए 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को सतर्कता डोज लगाई जा रही है। राजधानी रायपुर में 15 प्राइवेट अस्पतालों में भी प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है और निजी अस्पतालों में सतर्कता डोज के लिए लोगों को शुल्क देना होगा। इन अस्पतालों में टीके का शुल्क 386 रुपए तय किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां तुझे प्रणाम योजना का भोपाल में फिर से शुभारंभ किया। इसमें 196 लाडली लक्ष्मी सोमवार को वाघा बॉर्डर के भ्रमण के लिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 43 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं और अभी 8 मई को लाडली लक्ष्मी 2 लॉन्च कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में गांव-गांव में लाडली लक्ष्मी बेटियां एकत्रित होंगी और इसी के साथ में सीएम ने बताया कि 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी। ये योजना इसलिए शुरू की थी ताकि बेटी बोझ नहीं बल्कि वरदान है। ये पहला मौका है जब सरकार मां तुझे प्रणाम योजना के तहत लाडलियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भ्रमण करा रही है। वे दादर अमृतसर एक्सप्रेस से रवाना हो रही हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी बेटियों को संबोधित किया। हम लोग जब अपनी अपनी विधानसभाएं में जब माननीय सीएम साहब ने ये लॉन्च की थी लाडली लक्ष्मी पहले तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि छोटी छोटी लाडली लक्ष्मी आती थी, हम लोगों की गोद में हम लोग लेते थे इतनी छोटी, और कोई टोपा पहनी है तो कोई कुछ अच्छी ड्रेस पहनी है और सर्टिफिकेट उनकी माँ अच्छे से हमें दिखाती थी। और आज वही सीएम साहब अभी वही कह रहे थे कि वही जो बेबीज थी वो आज हमारे सामने हैं, हंसती गाती खेलती बड़ी हो गई और कितने लाखों हमारी लाडली लक्ष्मियों के माँ सिर्फ मामा नहीं है, पिता भी हैं, भाई भी हैं, सब चीज हैं हमारे सीएम साहब। ये एक ऐसी योजना थी, मैं आपके सामने कहूं कि राष्ट्रीय स्तर पे सब मुख्यमंत्री जो दूसरे प्रदेशों के थे उनने सारे अपनाया। और मैं कहती हूं आज कि माननीय सीएम साहब ने ये जो मां तुझे प्रणाम लॉन्च किया था हमारे स्पोर्ट्स विभाग से, ये भी दूसरे मुख्यमंत्री अपनाएंगे, ये मुझे पूरा इसमें विश्वास। तो आज आप लोग वाघा बॉर्डर जाने वाले हो और आप गोल्डन टेम्पल अमृतसर में वहाँ जाने वाले हैं जहाँ मैं कभी गई नहीं, जो मैं इच्छा रखती हूँ कि एक दिन मैं जाऊँ, इच्छा रखती हूँ कि मैं भी एक दिन वाघा बॉर्डर जाऊँ। आप अपनी मातृभूमि के लिए सोचोगे। ये पूरे ट्रेन में हम लोग एक डिजिटल एक दुनिया में आ गए हैं और हर चीज़ टेलीफोन हर चीज़ सब डिजिटल हो गया है, पर कभी कभी समय निकालना पड़ता है अपनी मातृभूमि के लिए। और वो ही जागरूकता आज सीएम साहब माँ तुझे प्रणाम से आज इस कार्यक्रम से आपके बीच आकर करना चाह रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। पहले तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ कि इतनी पॉइंटेडली आप लोगों की जो सुविधाओं के लिए उनने किया है बंदोबस्त, अधिकारियों को भेजना, उसके आपके जाने के पहले उनने एक पूरी टीम भेज दी है वाघा बॉर्डर, ताकि आप लोगों के लिए कोई समस्या ना हो। पर फिर भी हम सोच रहे हैं कि बाद में जब आप आओगे ट्रेन से तो आप एक फॉर्म भर लेना कि आपकी क्या रही, कोई सुविधा माइनस थी क्या,
ताकि हम भी आपके फीडबैक लें। मैं आज इस मंच से फिर से तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी यशोधरा जी बता रही थी कि 2007 में हमने ये योजना प्रारंभ की, लाडली लक्ष्मी, और शुरू इसलिए की कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। तो मेरे दिमाग में कल्पना आई थी कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पे पैदा हो तो लखपति तो होना चाहिए। मैं 2005 में मुख्यमंत्री बना था। 2006 में मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी हो, लखपति होना चाहिए। तो उनने पहले सोचा कि नए नए मुख्यमंत्री बने, जो उसमें कह रहे होंगे कुछ दिन में भूल भाल जाएंगे। तो मुझे उन्होंने कहा इम्पॉसिबल सर, ये हो नहीं सकता, कैसे लखपति बन जाएगी बेटी। खैर वो लंबी कहानी, आज उसको मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाली बेटी लखपति होगी ही। आज मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटियों पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना, इनके पांव में कभी कांटा भी ना गड़े, इनकी आंखों में कभी आंसू ना आए, इनको जिंदगी की हर खुशी मिले और ये देश और समाज की प्रगति और विकास में योगदान कर पाए। अभी बेटी 8 तारीख को फिर एक कार्यक्रम अपन करने वाले हैं, लाडली लक्ष्मी दिवस। कितनी है मेरी बेटियां पता है लाडली लक्ष्मी? 43 लाख। वो जीतते ही है और कई बार एक बार की कोशिश में सफल नहीं हुई तो दूसरी बार ट्राई अगेन। तो लाडली लक्ष्मी का मतलब है बड़ा लक्ष्य तय करेंगी। लाडली लक्ष्मी का मतलब है और दूसरा आत्मविश्वास से भरी रहेंगी, कॉन्फिडेंस। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंडोर स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर मौजूद साहू संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का गुलदस्ता देकर अभिवादन किया। आपको बता दें कि जिसमें जिले के 6 तहसीलों से बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश व्यापी भ्रमण के दौरान व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों का निर्देश दिए हैं कि भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देशों और घोषणाओं पर सही तरीके से तुरंत ही कार्रवाई करें। इस बारे में मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को भी तत्काल अवगत कराया जाए। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जन चौपाल और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बस्तर संभाग प्रभारी शिव रतन शर्मा ने ऑक्सन हॉल कोंडागांव में जानकारी देते हुए बताया कि देश में श्रमजीवियों समेत समाज के सभी तबकों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं और उसके बाद हम आज यहां पर पहुंचे हैं। दुर्भाग्य है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब असहमति के हर आवाजों को दमन करना चाहती है। उसने एक काला आदेश निकालकर रैलियों और प्रदर्शनों पर भी कड़े प्रतिबंध और शर्तों को थोपने का काम किया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सपनों को छलने का काम किया है। प्रदेश की सीधी सच्ची जनता को दर्जनों लुभावने सपने दिखाकर सत्ता हासिल की। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कांग्रेस सरकार को ये चेतावनी देती है कि 15 दिन के भीतर अपना ये काला आदेश वापस लें, अन्यथा पार्टी लोकतंत्र की रक्षा में जेल भरो आंदोलन समेत हर तरह का आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्यजनक स्थिति निर्मित हो रही है। दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि 22/4/2022 को राज्य शासन के अपर मुख्य सचिव, जिनके पास गृह विभाग भी है, उनने एक आदेश जारी किया और इस आदेश जारी करने में जो विषय है उसमें सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजनों की कुल मिला के ये सारा आदेश निकालने के पीछे
भूपेश बघेल की सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि सरकार के खिलाफ समाज का कोई भी वर्ग, प्रदेश की कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी कर्मचारी संगठन खड़ा ना हो पाए, ताकि जनता के बीच सरकार के प्रति जो जन आक्रोश है वो जन आक्रोश प्रकट करने का अवसर ना मिले। वक्त हो गया ब्रेक का, जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एमपी के जबलपुर में शासकीय और निजी नलकूप के खनन पर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने 30 जून तक प्रतिबंध लगा दी हैं। उन्होंने जिले के जल अभावग्रस्त घोषित किया है। गर्मी के दौरान जिले के नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की संकट की संभावना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा है कि जिले में पिछले साल औसत से कम वर्षा और कृषि व्यवसायिक औद्योगिक कार्यों में जल स्रोतों का अधिक दोहन हुआ था, जिससे पेयजल स्रोत और नलकूपों का जलस्तर तेजी से गिरा और जलस्तर गिरने और जल स्रोतों के सूखे जाने की संभावना को देखते हुए सभी तहसीलों में पेयजल के अलावा अब नए निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। समर में ग्रीम्स कॉलोनी में ना पेयजल की ना व्यवस्था को देखते हुए एक पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण ना जबलपुर जिले में निजी तौर पे कितने भी ना नलकूप खनन है उसके ऊपर ना प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित का पीरियड है वो 2 महीने का है। मई और जून दोनों महीने में कोई भी नया नलकूप खनन ना किया जाए। सभी को है ना विदित है कि लगातार है ना जल स्तर है ना मतलब वो नीचे जा रही है, तो और बहुत सारे लोग है ना मतलब नए नए नलकूप है ना खनन करते हैं और उसका व्यावसायिक यूज़ भी ना किया जाता है। सो इसको ध्यान में रखते हुए और ड्रिंकिंग वाटर है, पीने के पानी सारे लोगों को है ना प्रॉपरली ना मिले, उसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। शासकीय लेवल नलकूप खनन के लिए ये ना अप्लाइड है और शासकीय लेवल पे कितने भी है ना ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए ना हम लोग कर रहे हैं वो सारे अलाउड है। इवन बहुत आवश्यक है किसी का ना ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए या फिर बहुत आवश्यक है तो वो एसडीएम के पास आवेदन दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे प्रदेश के साथ साथ बेमेतरा जिले में आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नई नई सौगातें दे रहे हैं। कृषि मंत्री ने साझा क्षेत्र प्रवास के दौरान जल संसाधन विभाग और मंडी बोर्ड के अंतर्गत 77 करोड़ 84 लाख 27 हजार रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कृषि मंत्री ने ग्राम सिमरिया में मंडी बोर्ड की तरफ से 62 लाख 42 हजार रुपए की लागत से बनने वाले 13 नल गली और साथ ही कंक्रीट कार्य की आधारशिला रखी। कृषि मंत्री ने जल संसाधन विभाग के 11 कार्यों का शिलान्यास किया। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी में बीती रात को भगवान झूलेलाल की 31 फुट ऊंची इमारत का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और सांसद शंकर लालवानी और विधायक पारस जैन सहित कई दिग्गज शामिल हुए और समाज के लोगों के साथ में खूब ठुमके भी लगाए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंधी समाज का हमेशा ही देश के हित में योगदान रहा है। देश में हर भाषा, हर संस्कृति का अपना महत्व है और उसी से आनंद है। तो वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में अखंड भारत का सपना जरूर पूरा होगा। मैं आयोजक मंडल के महेश लानी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ये मध्य प्रदेश में नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से देश की सबसे बड़ी प्रतिमा उज्जैन में है। बाबा महाकाल की नगरी में भगवान झूलेलाल जी की मूर्ति का आज अनावरण हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ दिवाली हो। और ये बात सही है कि सिंधी समाज ने जो विभाजन का कष्ट झेला है और अपनी एक पहचान वापस बनाई है और कारोबार स्थापित किया है और देश के विकास में भी
सिंधी समाज का एक दूर से आएगा महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसा कि सपनानी जी कह रहे थे कि अखंड भारत हो, तो मुझे ये विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सपना भी साकार होगा और हम सिंध नदी में जाके उनको स्पर्श भी करेंगे और प्रणाम भी करेंगे। एक तरह से मूर्ति का अनावरण हुआ है। हमारे लिए झूलेलाल पार्क में ये भगवान का आना ही उज्जैन में प्रसन्नता के आने के समान है। जब उज्जैन में विभिन्न प्रकार के मंदिरों में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी काम करा रहे हैं, ऐसे में जब महाकाल वन का लोकार्पण होने वाला है, उसके पूर्व भगवान झूलेलाल की प्रतिमा का 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, ये हम सबके लिए आनंददायी है, प्रेरणादायी है। मेरी अपनी ओर से समस्त उज्जैन वासियों की ओर से भी आभार मानता हूं और बधाई देना चाहूंगा। इतना बढ़िया आयोजन किया है। ऐसा लग रहा दिवाली आ गई, भगवान राम का राम राज आ गया, भगवान झूलेलाल का आनंद बरस रहा है। हम सब उसमें सराबोर हो रहे हैं। भगवान दास जी सपनानी जी से मैं निवेदन करता हूँ 2 शब्द हमारे बीच में बोले। जी आज जो है सिंधी गानों पे आपने झूम उठे हैं सिंधी भजनों पे। देखिए, ये तो हमारे लिए अपनी भाषा की विविधता वाला प्रदेश है, देश है, जहाँ पर हमारे हर धर्म की, हर जाति के, हर बोली का मजा है, आनंद है। और चूंकि भगवान झूलेलाल तो सिंध प्रदेश से पूरे देश में अपने आभा बिखेर। झूलेलाल जी का अवतरण उस समय हुआ जब धर्म पर हानि होने का समय आ गया था, धर्मांतरण के लिए बाध्य किया जा रहा था, अनाचार था, अत्याचार था। तब वहाँ के सिंध में रहने वाले बंधुओं ने समुद्र किनारे, वहाँ सिंधु नदी के किनारे बैठ करके और आराधना की। भगवान झूलेलाल जी ने अवतरण दिया और पूरे मानव जाति की रक्षा की। आज वह सिंध निश्चित रूप से भारत के हिस्से में नहीं है, लेकिन हम आज के दिन इस महाकाल बाबा की नगरी में ये प्रार्थना करते हैं कि अखंड भारत जल्दी से हो और हम सब जो हमारी जो नदी थी, जहाँ जिस सिंधु नदी के किनारे चारों वेदों की रचना हुई थी, हम उसको फिर से स्पर्श कर सकें, हम स्मरण कर सकें। निश्चित रूप से हर एक सिंधी भाषी का ये स्वप्न है कि भारत फिर से अखंड हो, वो हिस्सा जो छूट गया था वो वापस जुड़े। आज भगवान झूलेलाल जी की इतनी बड़ी प्रतिमा मुझे लगता है देश में कहीं भी नहीं होगी। इसलिए उज्जैन के सभी उन मित्रों का जिन्होंने इतना साहस भरा कदम उठाया और इतनी बढ़िया प्रतिमा इस उद्यान में लगाई, मैं पुनः सबको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान झूलेलाल से प्रार्थना करता हूं कि हम सब कई सालों से उसके लिए जमीन नहीं, तो फिर भगवान ने बोला कि मेरे लिए भी एक स्थान, तो उनका आदेश हुआ तो आज सिंधी कॉलोनी में प्रदेश की सबसे भव्य प्रतिमा हमने स्थापित की है। ये पूरी प्रतिमा को लगाने में कितना खर्चा आया और समाज ने क्या योगदान दिया है? देखिए, जो भगवान करवाता खर्चा का सब उन्हीं का आशीर्वाद है। समाज से मूर्ति तो मेरी है, बाकी सारे कार्यक्रमों में सब सारे समाजजनों का अपना अपना एक योगदान है। आज पूरा भव्य आयोजन हुआ है, क्या क्या इसमें? देखिए, बम्बई से सबसे बड़ी कलाकार पिंकी मैदासानी हमारे बीच में और साथ ही समाज के सारे वरिष्ठ नेता जो हैं, सांसद शंकर लालवानी जी, भगवान दास सवनानी जी हमारे बीच में है और साथ ही दुबई से जो है बम्बई। मध्य प्रदेश के अवंतिका नगरी उज्जैन में मुस्लिम समाज की ईद पर्व के एक दिन पहले बोहरा समाज ने ईद पर्व को शांति से और बड़े हर्षोल्लास के साथ में जिले भर में मनाया। लेकिन दूसरे दिन मुस्लिम समाज की ईद और हिंदू समाज की परशुराम जयंती साथ होने से प्रशासनिक अमले में चिंता है, क्योंकि उज्जैन हमेशा से सेंसिटिव रहा है और यहां पर कई बार पत्थरबाजी की घटना भी देखने को मिल चुकी हैं। असामाजिक तत्व माहौल खराब ना करें, इसलिए पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। कलेक्टर और एसपी ने अपील की है कि शांति बनाए रखें। जैसा कि आपको विदित है कि आने वाले 1-2 दिन में धार्मिक त्यौहार पड़ रहे हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के हिसाब से आज शहर के संपूर्ण थानों का पूरा बल और पुलिस लाइन का जो रिजर्व बल है, सभी थाना प्रभारी और प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम साहब, मैं और संबंधित एसडीएम, संबंधित सीएसपी, सभी लोग मिलकर के एक साथ आज हमारे द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। और फ्लैग मार्च का उद्देश्य यह है कि शहर में लोग शांति और सौहार्दपूर्वक तरीके से त्यौहार मनाएं और हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित वातावरण में समझे। इस कारण आज ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। और इसी के साथ में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।